नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें याद दिला देना चाहता हूं ताकि आपको खुद पर भरोसा हो सके। किस बात का भरोसा? इस बात का भरोसा कि इस प्रोग्राम को अगर आप अच्छे से अपना लेते हैं, इसमें बताई गई चीज़ों को अच्छे से पचा लेते हैं, उन पर काम करते हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि साफ साफ आपको दिखेगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, क्यों यहीं लिखना है, कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आपको करना ही रहेगा, आपका समय भी बचेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। फ़िलहाल इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, पहले भी फिर से बता देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ, हम ये मिलने वाला है, हमको इस प्रोग्राम से हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने सिलेबस को डिस्कस किया है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। चारों पेपर्स को हमने देखा कि यूपीएससी ने कहा है कि ये पढ़ के आना, मुख्य परीक्षा देना है तो वो हमने समझा। अब उसी के आधार पे एक एक टॉपिक लेकर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक टॉपिक से अभी तक कितने प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। इस तरह की किताबें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। हैं किताबें, लेकिन उसमें विषय के अनुसार बांट रखा है कि भूगोल से इतने क्वेश्चंस आए हैं, आर्ट एंड कल्चर से इतने क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से, तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती थोड़ी। इसमें हमने एक एक टॉपिक लिया है कि सिर्फ एक टॉपिक को अगर तैयार करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एक टॉपिक से, स्पेशली सिर्फ इसी टॉपिक से यूपीएससी ने किन किन चीज़ों को पूछा है। तो हमें पता चलता है कि इस विषय में, जैसे इतिहास है, तो इतिहास में इस विषय को लेकर हमें क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को लेकर क्या पढ़ना है, बेसिकली ये सारी चीज़ें समझते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने ज्ञान की ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या बैठा है कि मुख्य परीक्षा का उत्तर देना है तो बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। आप देख ही रहे हैं कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि अगर उत्तर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। जब ऐसा प्रश्न पूछा गया, इस खास तरीके से जब प्रश्न बनाया गया है, तो इसका उत्तर भी उसी फॉर्मेट में कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और भी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते हैं, आपको पता ही है। तीसरे नंबर पर, दूसरी बात तो मैंने बता दी, तीसरे नंबर पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात होगी जो कि इस खंड के बाद, अभी तो ये लंबा चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तीसरे पड़ाव पर आएंगे और ये समझेंगे कि अलग अलग विषयों के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से कैसे देखा जाए, कैसे लिखा जाए। सामान्य तौर पर हमको बता दिया जाता है कि उत्तर लिखने का ये तरीका है, ठीक है, डायग्राम बनाइए, पॉइंट्स में लिखिए, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर इतिहास के प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, आपके उत्तर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप भूगोल का उत्तर लिख रहे हैं, अगर आप इथिक्स में किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, अगर आप सिक्योरिटी पे लिख रहे हैं, आपदा प्रबंधन पे लिख रहे हैं, हर विषय का एक नेचर होता है और उस नेचर के हिसाब से प्रश्नों का मूड भी होता है। अगर हमें ये नहीं पता है तो हम एक ही फॉर्मेट हर विषय के उत्तर पे लगाते हैं और दिक्कत हो जाती है। प्रश्न को समझने में भी दिक्कत होती है और उत्तर के फॉर्मेट में भी दिक्कत होती है। तो फिलहाल हम तीसरे पड़ाव पे जब पहुँचेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। आते हैं वापस और आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जीएस पेपर 1 के 3 टॉपिक्स को देख लिया है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस किया अच्छे से। अभी मुख्य परीक्षा चल रही है 2023 वाली, तो हम क्या करेंगे, 2023 के एग्ज़ाम के बाद अलग से उसे डिस्कस कर लेंगे। 2024 का जब मेंस होगा उसे भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। उनकी वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, चौथा टॉपिक आपके सामने है। क्या है इसमें? स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ये सिलेबस का एक टॉपिक है, चौथे नंबर का, ठीक है। इसको देख के क्या समझ में आता है, हमने डिस्कस किया है। मोटे तौर पर हमें ये देखना है कि जब आज़ादी हमें मिल गई तो देश के अंदर एकीकरण कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ। बेसिकली पुनर्गठन एकीकरण की बात जब आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि राज्यों की ही बात हो रही है, ठीक है। उसी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो पहले नंबर पे रखा गया है क्वेश्चन, इसे यूपीएससी ने नहीं रखा है, हमने ही अपने हिसाब से समझा है कि हाँ भाई ये इस तरीके से पूछा गया तो इस टॉपिक में आएगा। यूपीएससी तो मिक्स करके देती है ना। अब देखिए,
इस क्वेश्चन को हम दो जगहों पे रख सकते थे। पूछा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इसे हम रख सकते थे उस टॉपिक में जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें व्यक्तियों के बारे में कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है देश के अलग अलग हिस्सों को देश के अलग अलग हिस्सों से, उनके बारे में हमें जानना है, पढ़ना है, तो वहाँ भी रख सकते थे। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद इनके योगदानों की चर्चा करनी है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ रख लेते हैं। लेकिन इसे वहाँ भी आप रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर इससे देखेंगे और अभी जो टॉपिक हमने देखा तो ज़्यादा आपको समानता नहीं दिखेगी, आपको लगेगा कि थोड़ा अटपटा हो गया। कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने आपसे बार बार बताया है कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए, किसी व्यक्ति पर प्रश्न पूछे जाएं, तो आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, और उससे भी पहले आप कैसे जानेंगे कि किस व्यक्ति को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे स्वतंत्रता के बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको आप देखेंगे तो अचानक से फ्रेम में आपको सबसे हाईलाइटेड व्यक्ति जो दिखेंगे वो कौन दिखेंगे? पटेल जी, सरदार पटेल। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे विनोबा भावे दिखेंगे। आज़ादी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो इनका योगदान दिखेगा आपको। तो इतिहास में जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनको पढ़ने का या टॉपिक के तौर पर उन्हें तैयार करने का एक तरीका ये है कि जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है, जिनकी चर्चा खूब होती है, उन्हें आप पहचानिए। पहचानने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक है पिछले साल के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि किताबों में उनके बारे में ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, उनका असर ज़्यादा दिख रहा है। कई बार ऐसा होगा कि ज़्यादा बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन आप पढ़ के समझ पाते हैं कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, कितना बड़ा काम इन्होंने किया। तो उस आधार पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान रास्ता है। अब मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकता कि आप 2013 के करंट अफेयर को याद करिए 2012 के करंट अफेयर को याद करिए। लेकिन आसान रास्ता ये है कि अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर की तैयारी करते करते आप इस बात पर भी नज़र बनाए रखिए कि इस दौरान किस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो कि इतिहास की पर्सनालिटी हैं। इसे ध्यान में रखा करिए। ज़्यादातर ऐसी संभावना होती है प्रीलिम्स में, मेंस में उसी व्यक्ति पर प्रश्न पूछा जाता है जो किसी न किसी रूप में फ़िलहाल करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। करंट अफेयर की तैयारी के दौरान जिनकी समझ उतनी गहरी नहीं है, वो सिर्फ इसी को करंट अफेयर समझते हैं कि कौन सी योजना आ गई, कौन सी बैठक कहाँ पे हुई, कौन सी नियुक्ति हुई, इसी तरह के घटनाक्रम को वो मानते हैं कि यही करंट अफेयर। नहीं, डिबेट होती है, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, हो सकता है कि उसको मैगजीन में कवर ना किया जाए, लेकिन उसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी व्यक्ति पर बात हो रही है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए एक बार कि इनके बारे में किताबों में क्या लिखा है। इस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि इसे हमने यहाँ पर डाला है। अगर पहले वाले टॉपिक में इस क्वेश्चन को डाला होता तो मैंने पहले ही आपको बताया है। फिलहाल अब उत्तर लिखने की बारी है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपने पढ़ा है। ये सीधा क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन, एकदम सीधे सीधे पूछ दिया गया है कि उनके योगदानों की बात करिए। आज़ादी से पूर्व उनका क्या योगदान रहा, जो विभिन्न आंदोलन हुए, ज़रा देखिए तो कि वो किस किस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, गांधी जी के साथ उन्होंने कौन से काम किए मिल कर के, ये चीज़ देखिए। जब आज़ादी मिल गई, संविधान बन रहा था, क्या उसमें उनका कोई योगदान था? सरकार बनी जो पहली, उसमें कोई योगदान था? क्या उनको कोई पद मिला था? उस पर रहते हुए उन्होंने क्या काम किया? बस इन्हीं चीज़ों को गिनाना है। 2 कैटेगरीज आप बना लेंगे, एक स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इसी की उम्मीद की गई है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये लिखना भी बड़ा कठिन है। जिन्होंने पढ़ा है वो सिर्फ इतना ही लिख दें, ज़्यादा इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ रही हैं तो बस इतना लिख दें कि आज़ादी के पहले इन्होंने ये काम किया था और बहुत महत्वपूर्ण रहा, ये आज़ादी दिलाने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके बाद से जब आज़ादी मिली तो इन्होंने ये पद संभाले, ऐसे ऐसे काम किया, बात ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। ये भी 2013 में पूछा गया था। बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है। अब फिर से मैं आपसे, चूँकि 2013 का है तो ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि उस समय के करंट अफेयर को आप देखिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में, अभी तो बहुत लंबा गैप है, 10 साल पहले की बात है, ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं। वैसे भी हर साल किसी न किसी बहाने ये बात आ जाती है। बांग्लादेश से कोई बात हुई, पाकिस्तान को लेकर कोई बात होती है, तो बीच बीच में ये बात आती रहती है कि भारत ने क्या भूमिका निभाई थी बांग्लादेश की आज़ादी में या पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में। ये अलग की बात है। लेकिन वैसे भी जब आप इतिहास पढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, उस समय के आसपास की बातें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मैं आपको गिनाऊं, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए, उसी में से उसी घटनाक्रम का हिस्सा ये भी है एक युद्ध में कि बांग्लादेश बना। तो ये सारी चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न के उत्तर की बात है तो बड़ा ही सीधा सा प्रश्न है। आपको बताना है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ रहीं जिनमें भारत ने हस्तक्षेप किया। इसमें दो बातें हैं। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाएंगे और चाहे तो आप इंट्रोडक्शन में ही इसे शामिल कर सकते हैं या फिर मेन बॉडी की शुरुआत में, कि पाकिस्तान में क्या दिक्कत थी, बांग्लादेश बनने के पहले जो परिस्थितियां बन रही थी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर खूब लंबी चौड़ी कहानी लिख दीजिए, 1 या 2 लाइनों में आप बता दीजिए कि बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान को क्या दिक्कत थी, क्यों शुरुआत हुई गृह युद्ध की। गृह युद्ध मतलब पाकिस्तान में ही आपस में लड़ाई पहले शुरू हुई। यहाँ से आप शुरू करेंगे, उसके बाद से पैराग्राफ जब चेंज करेंगे आप, फिर बताएंगे कि वहाँ से कितने लाख जो है शरणार्थी यहाँ आ गए थे भारत में, और उसके बाद से पाकिस्तान को भी आशंका हुई कि भारत इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया, फिर भारत को आना पड़ा। ये सारी चीज़ें आप कहानी के तौर पे पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं, पैराग्राफ में भी बता सकते हैं। ये सब बताएंगे। उसके बाद से क्या हुआ, कौन से समझौते हुए, बांग्लादेश बन गया, यही कहानी आपको बतानी है। सीधा सा है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और ऐसे टॉपिक्स को तैयार करना किसी मूवी को देखने जैसा होता है। ये एक मूवी है, इस पर मुझे ध्यान नहीं है कि कोई फिल्म मूवी बनी है, लेकिन इस पर कोई मूवी बनेगी तो बहुत अच्छी मूवी होगी वो, मतलब समझने के नज़रिए से, इतिहास को समझने के नज़रिए से काफ़ी अच्छी होगी, कि इसका स्टोरी लाइन भी बड़ा बढ़िया है। फिलहाल आप इस टॉपिक को इसी रूप में देखें कि कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक को रिपीट किया जा सकता है। यूपीएससी बहुत सारे टॉपिक्स को बार बार रिपीट करती है, घुमा फिरा के पूछती है। जैसे हमने देखा 1857 की क्रांति पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं, गांधी जी को लेकर अलग अलग तरीके से बार बार प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, सुधार आंदोलनों को लेकर बार बार क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। उसी तरह का एक टॉपिक है जो बीच बीच में चर्चा में आता रहता है। जिस साल ये ज़्यादा चर्चा में हो उस साल तो आपको और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। समझौते की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब इसमें 2 हिस्से हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कई युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ भी। 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, भारत की हार हुई थी। उसके बाद से पाकिस्तान को लगा कि भारत बहुत कमज़ोर है, मौका है हम भी युद्ध करके ट्राई कर लेते हैं, शायद हम भी जीत जाएं। हालांकि उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। युद्ध हुआ 1965 में। 66 में ताशकंद समझौता हुआ, भारत हावी रहा। कुछ लोग मानते हैं कि मतलब भारत जीत गया, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, लगभग बराबरी का मामला रहा। ऐसे वो मानने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में था। हमने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हिस्से को अपने अंदर ले लिया था, मतलब सेना ने कब्जा कर लिया था। तो ताशकंद समझौता हुआ। अब इस क्वेश्चन के पहले हिस्से में आपको ये बताना पड़ेगा कि ताशकंद समझौता क्यों हुआ, और ये क्यों हुआ, मतलब कारण तो पूछा ही जा रहा है ना, किस कारण हुआ। उसके भी पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि क्या मामला था। समझौता तभी होगा ना जब किसी मामले की बात होगी। झगड़ा हो रहा था इसलिए समझौता हुआ। क्यों झगड़ा हो रहा था, क्यों पाकिस्तान ने हमला किया, क्या सोच थी,
उसके बाद से भारत ने क्या किया, ये थोड़ा सा एक एक लाइन में आप इन चीज़ों को बताते हुए और यहाँ आ जाएंगे कि क्यों समझौता हुआ, इसमें ग्लोबल लेवल पे क्या मामला बना, ये उसको भी ध्यान में रख के एक लाइन आप लिख सकते हैं। यूएन की बात में अगर कुछ आपको दिख रहा है वहाँ से भी एक लाइन ले सकते हैं और इस तरीके से बता सकते हैं कि इस कारण से ताशकंद समझौता हुआ। इसके बाद इस समझौते की विशिष्टताओं की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कभी कभी जैसे नाम तो नहीं लिया जाता, ताशकंद समझौते में ये हुआ था वो हुआ था, इसे फॉलो करो, लेकिन जो नियम बनाए गए थे उस समय भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, उनकी चर्चा अभी भी होती है कि पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा है। कई समझौते हैं, जैसे ताशकंद समझौता है, शिमला समझौता की भी चर्चा होती है कि क्यों नहीं इसकी बातों को हम मतलब फॉलो कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली पॉइंट वाइज पॉइंट में एक एक करके लिख देना कि इस समझौते के तहत क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या नसीहतें एक दूसरे को दी गई थी कि भाई आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पे, ये सारी बातें हुई थी। नॉर्मली युद्ध के बाद जो समझौते होते हैं ना, उसमें अगर आपको कुछ नहीं पता, ये बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी देश में युद्ध हुआ हो, ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह का युद्ध हुआ है, अगर समझौता हुआ है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि क्या समझौता हुआ था, तो कुछ बातें आप अपने मन से लिख सकते हैं। अपने मन से लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए, कॉमन सेंस के आधार पर कुछ बातें आप सही लिख सकते हैं। जैसे कि आगे से हम आक्रामकता नहीं अपनाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, इस तरह की बातें जो है सामान्य तौर पर हर समझौते में होती हैं। हर युद्ध के बाद यही बात होती है और हर बार ये बात इग्नोर कर दी जाती है। खैर, तो ये बातें आप लिख देंगे। अगर नहीं आता है तो जो मैंने बताया कॉमन सेंस के आधार पे वो बातें लिखेंगे, लेकिन नंबर मिलते हैं ठोस उत्तर लिखने पे। उसमें आपकी कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, बस ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही है। तो कुछ बातें आप उसकी ऐसी लिखें जो सही में समझौते में हुई थी, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ अलग से क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, हम लोग बचपन से ये नारा सुनते आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, इसके महत्व को समझा होगा, और उसी परिप्रेक्ष्य ने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। ख़ास तौर से आज़ादी के बाद के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक हमारा वही है, स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है। जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोक के फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो टॉपिक तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। फिर इन प्रश्नों को इसके तहत क्यों रख दिया गया है? क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। इस टॉपिक के तहत सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रखा जाना चाहिए जो एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित हैं। बिल्कुल तार्किक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन प्रश्नों को इस कैटेगरी में रखने का मतलब ये है, इसका उद्देश्य ये है ताकि आप साफ साफ देख सकें कि इतिहास के किस खंड में हमें क्या देखना है। समझ रहे हैं? इतिहास में जब आप बाकी टॉपिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको पढ़ने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक के इतिहास को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को पढ़ने से समझ में आ रहा है, सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हाँ इन चीज़ों को कवर करना है। लेकिन आज़ादी के बाद के इतिहास को किस में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आज़ादी के बाद के इतिहास को उसी टॉपिक में रखेंगे जिसमें आज़ादी के बाद की बात हो रही है। इसीलिए इन चीज़ों को इधर रखा गया है कि सिर्फ आप 2-3 टॉपिक पढ़ के ही इस टॉपिक से छुटकारा ना पा लें, नहीं तो छूट जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। फिर बाकी अभी 2 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं उनको आप कहाँ रखेंगे, दिक्कत हो जाएगी। फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आप उन्हें छोड़ देंगे या फिर किसी और टॉपिक में रखेंगे तो आप बहुत भारी प्रेशर महसूस करेंगे कि बाप रे हमें 2023-24 तक का इतिहास पढ़ना इस तरीके से, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो आज़ादी के बाद की घटनाएं हैं उन्हें इस सेक्शन में रखा गया, स्वतंत्रता के पश्चात जो चीज़ें हुई हैं। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ। इतिहास में किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने का जो समय है
अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप भटक जाएंगे। आपका उत्तर समय पर तैरता हुआ दिखाई देगा, किसी एक जगह टिकने वाला नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको कहानी पता है, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से उसे समझा दिया है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसे रखना किस जगह पे है, किस समय ये घटना घटी थी। अगर वो नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें, मतलब अब सोचिए कि नाव में आपने सारी चीज़ें रखी हैं, सारी सामग्री रखी है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी थी, लेकिन उस नाव का ठिकाना नहीं मिल रहा है। उसे किस किनारे बांधेंगे? वो तो बहती रहेगी इधर उधर। तो नाव में सब कुछ है लेकिन वो सही जगह पे नहीं है, इधर उधर तैर रही है। वैसे ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किस टाइम पीरियड में दिया गया था। ये आज भी रेलेवेंट है। जिस समय ये नारा दिया गया था उसके पहले भी अगर इसकी ज़रूरत आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो पहले भी कहा जा सकता था। जवानों की, किसानों की महत्ता तब भी थी, पहले भी, आज भी है। लेकिन जिस समय ये बात हुई उस समय का ज्ञान आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। लगभग इस समय की बात है, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप उनके मुंह से ये कहलवाएंगे अभी कि हाँ भाई इन्होंने ये कहा था। समझ रहे हैं? शास्त्री जी का नाम सुना है आपने? खैर, कहने का मतलब ये है कि ये पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं इतिहास में, उन घटनाओं का कालक्रम आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, सारी घटनाओं को नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो दिख जाती हैं। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बताइए कि इम्पोर्टेंट कौन कौन है, वो दिख जाता है। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब आप देखते हैं तो अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, इसे पूछा जा रहा है, आपको तुरंत उसे हाईलाइट करना चाहिए दिमाग में, तुरंत जाकर देखना चाहिए कि कब की बात है। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले इसकी जो इसका जो आधार है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किस समय दिया गया था। जब आप ये जानेंगे तो पता चलेगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी, उस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, भोजन की कमी थी, हमारे पास अनाज नहीं था, हम अमेरिका से अनाज पर निर्भर थे और भी जगहों से मंगा रहे थे। तो जवानों की ज़रूरत थी देश की सुरक्षा के लिए बाहर से, और किसानों की ज़रूरत थी देश की सुरक्षा के लिए अंदर से। नहीं तो बाहर से भी मरे जाते, अंदर से भी मारे जाते। ये समस्या थी। तो उस समय देश का मनोबल बढ़ाने के लिए उस समय ये सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। ये बैकग्राउंड की बात है। इस पर जब आप इतना समझ जाते हैं तो वही तो है, इस क्वेश्चन का उत्तर उसी फॉर्मेट पे तो लिखना है। इसके उद्भव के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, हिंट दिया है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या रहा, इसका कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं, इसकी ज़रूरत भी थी कि नहीं, कि बस ऐसे ही था कि अपने आप को चमकाना है। जैसे बहुत सारे नेता आपको अलग अलग सरकारों में हमेशा दिख जाते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हें पता होता है कि इससे हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इसका कोई ख़ास मतलब निकलने वाला है नहीं, क्योंकि हम इस पर काम नहीं करने वाले। ये ऐसी बात नहीं थी, इस पर काम भी हुआ, इसका रिजल्ट भी दिखा, और वही आपको बताना है कि कितना महत्वपूर्ण ये नारा था। आने वाली योजनाओं में भी, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उनमें भी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई। ये बातें आप लिख सकते हैं, आपका उत्तर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पैराग्राफ में लिखेंगे, ज़्यादा सुंदर आपका प्रश्न बनेगा, मतलब उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। जब हम आज़ाद हुए उस समय एक रियलिटी ये थी, अभी भी है, लेकिन अभी तो मामला थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये था कि कुछ ऐसे लोग, तब रियासतों का मामला था, राजा राजवाड़े रहा करते थे, तो उनके पास ज़मीन होती थी, और राजा के समय में तो सारी ज़मीन राजा की मानी जाती थी। किसान तो एक तरह से मान लीजिए लीज पे लेके काम कर रहा है, राजा कभी भी उसे वंचित कर सकता था। तो क्या हुआ कि आज़ादी के टाइम पे देखा गया कि कुछ ही लोग हैं जिनके पास लगभग सारी ज़मीन है। जो किसान हैं, जो आम जनता है, जो गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। वो खेती करे तो कहाँ करे, अनाज कहाँ से मिलेगा उनको।
तो ये चीज़ एक समस्या थी। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार कानून, कानूनों पे क्वेश्चंस आए। 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही खूबसूरत, कई क्वेश्चंस आए हैं। तो सरकार ने अलग अलग तरीके से उपाय किए, चकबंदी भी लागू की गई और भी तरीके आए। उसी में से एक बड़ा ही क्रिएटिव आइडिया आया आचार्य विनोबा भावे के दिमाग में, और उन्होंने अपील करनी शुरू की उन लोगों से जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। अपील की कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन पड़ी है, क्या करेंगे इसका? हमें अपने देश को एक साथ आगे बढ़ाना है। ये सारी जनता हमारी है, हम सब लोग एक ही हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इसमें से कुछ इन लोगों को भी दें, क्योंकि अगर ये तकलीफ़ में है तो हमें भी तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से कुछ इमोशनल, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ज़रूरी बातें, कुछ राष्ट्र की बातें, सारी बातें समझाई गई। और बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे राजा रजवाड़ों ने, हालांकि उस समय तो राजा वगैरह का पद ख़त्म ही किया जा रहा था, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि समझौता क्या हुआ था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन दी, काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली। तो भूमि दान दिया गया। कई बार ऐसा आप देखेंगे, शायद आप गांव में थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते होंगे, तो कहीं आपने सुना होगा कि कोई गांव बस गया, पहले ये था नहीं, ये सारी ज़मीन फला ज़मींदार की थी या उनकी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि आइए यहाँ पे बसिए, और लोग वहाँ बसे, गांव बन गया। ऐसा आपको दिखेगा। ये उसी की एक झलक आप कह सकते हैं, उसी तरह की बात कह सकते हैं। एक मिनट रुकिए। तो हाँ, तो इस तरीके से कुछ लोगों ने भूमि दान में दिया, लोगों को अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दिया कि हाँ भाई आप खेती करिए, इस पर रहिए। कुछ लोगों ने बाकायदा गांव ही बसा दिया। गांव बसाने में कई बातें शामिल होती थी कि हम आपको रहने की भी जगह दे रहे हैं और आपके लिए खेत वगैरह भी दे रहे हैं, वहाँ आप अपना अनाज उगाइए, अच्छे से रहिए। तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने बताई, लेकिन इसमें आपको उत्तर के तौर पर जब लिखने की बारी आएगी तो कुछ बातें ध्यान में रखना है। आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। अभी मैंने ऐसे सीधे सीधे बातें की, क्यों ये ज़रूरी था। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या था, क्यों ये ज़रूरी था। ठीक है, इसकी विवेचना करनी है और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से एक जनरल स्टेटमेंट टाइप की बात बता रहा हूँ। किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम की सफलता की अगर बात आएगी तो उसमें 99% ऐसी योजनाएं होंगी, ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्कोप इस बात का भी है कि ये और बेहतर हो सकता था। यानी कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं कि इसकी जो सफलता रही वो उस स्तर तक नहीं रही जितना हम सोच रहे हैं या जितना होना चाहिए था। ये भी उसी तरह का है। इसकी सफलता बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया मैसेज दिया हमने पूरे देश को, दुनिया को कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन इसकी सफलता उस सीमा तक नहीं रही जैसा कि होना चाहिए। ऐसे ही किसी योजना में, अगर सरकारी योजना की बात आ रही है और भले यूपीएससी आपसे खूब चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसका गुणगान करो, इसमें बताओ कितना फ़ायदा हुआ है, इसके बावजूद जब आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो आपको ये बात बतानी चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके नहीं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि हाँ सही में ये बात हो सकती है। तो ये बात बतानी चाहिए कि इसमें अपेक्षित चीज़ें और हो सकती थी, ये हम सोच रहे हैं इस हिसाब से और हो सकता था। ये गलत नहीं है। इससे आपको, यूपीएससी को आप ये बता रहे हैं कि आप खुले दिमाग के इंसान हैं, आप हर पक्ष पर ध्यान देते हैं। ये मैंने सामान्य हर तरह के प्रश्नों की बात की जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसकी सफलता का आकलन करते समय ये बातें आप लिख सकते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे, वो भी आप लिख सकते हैं। उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना संविधान सभा के लिए कठिन होता। अब यहाँ पर आप वैसे ही राउंड फिगर में यूपीएससी ने लिख दिया है, ठीक है, इतना महीना, इतना दिन, 18, ये सब अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य तौर पर इसको यूपीएससी ने लिख दिया है, तो इस पर दिमाग मत लगाइएगा। नहीं तो कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर इतने फंस जाते हैं कि उसी में लगते हैं तर्क लगाने, यार ये क्वेश्चन गलत लिख दिया यूपीएससी ने, ये क्यों ऐसे पूछ लिया।
क्वेश्चन की थीम को समझिए, आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पर कुश्ती नहीं लड़नी है। तो आप कुछ चीज़ों से आपको कभी कभी लगेगा, कई बार ऐसा फील होता है कि यार ये कौन सी अटपटी बात पूछ दी गई यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। आप उस पर ना ध्यान दे के, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आप इसको समझने पर ध्यान दीजिए कि यूपीएससी आपसे मोटे तौर पर क्या पूछ रही है और उसी का उत्तर दीजिए। चलिए, तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करना संविधान सभा के लिए कठिन होता, ये आसान नहीं होता। बैकग्राउंड देखिए हमारा, हम पहले से किस तरह के लोग रहे हैं। हमारे यहाँ राजाओं के अपने अपने संविधान हुआ करते होंगे, कुछ नियम आपको दिखते हैं, जैसे मौर्य काल में अलग अलग हर शासन में आपको कुछ न कुछ नियम दिखते हैं। लेकिन जिस तरीके का संविधान हमने बनाया ये उस तरह का नहीं है। जैसे अधिकार हमने लोगों को दिए ये वैसे नहीं है जो पहले चलते थे, समझ रहे हैं। हमारा एक आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से नया जन्म हो रहा है कि हम नया अवतार ले रहे हैं। तो जो संविधान हमने बनाया है ये बहुत कठिन होता, इतने कम समय में तो होता ही, लंबा समय मिलता तो अलग बात है। वही यूपीएससी कह रही है कि बहुत कठिन होता यदि उनके पास यानी भारतीयों के पास, हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इस पर 2 बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। सेकेंड पेपर में भी इस पे कोई आपको दिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन आया है। ये जो अधिनियम है इसने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, आधार रहा है। जितने भी प्रशासनिक चीज़ें आप देखेंगे संविधान में ज़्यादातर वो इसी अधिनियम से ली गई हैं, बहुत सारी तो डायरेक्ट ली गई हैं, अभी भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये अधिनियम नहीं होता तो संविधान बनाना इतने कम समय में, इस तरह का संविधान बनाना बड़ा कठिन होता। अब इस पर कहानी नहीं लिखनी है, हमें इमोशनल नहीं हो जाना कि अरे क्या बात सर, ये तो सही बात है, ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसे नहीं। यहाँ पर हमें तथ्य देने हैं। आपने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी है या प्रीलिम्स वाली आपकी जो नोट दी गई है वो पढ़ा है, कहीं से भी आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो उसमें एक सेक्शन आता है छोटा सा कि हमने अलग अलग देशों से क्या लिया है अपने संविधान में। वहीं पे आप देखेंगे कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसके लिए, मेंस के लिए मान लेते हैं, सिर्फ उस लाइन को अगर आपने याद किया ना, उसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं कि 1935 के अधिनियम से हमने ये सीखा, उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, आपका उत्तर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिखना शुरू किया तो 80% तक आपने उत्तर लिख दिया, एकदम सटीक सही, क्योंकि यही पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि आप बताइए कि 1935 का जो अधिनियम था उसने संविधान को मतलब नए संविधान को बनाने में कितना बड़ा रोल निभाया था। कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल देंगे ना कि ये चीज़ें हमने ली हैं, ये चीज़ें ली हैं, उससे हमने सीखा है, उसमें और भी चीज़ें थीं, ये बताना है। और इसी के आधार पर आपको अपनी बात मतलब साबित करनी है कि ये चीज़ें जो है किस तरीके से संविधान को आसान बनाती हैं। हालांकि स्कोप तो नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर स्कोप मिले, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बात हमें कहनी चाहिए कंक्लूजन में कि बहुत सारे कानून ऐसे हमने लिए हैं, अभी भी संविधान में चल रहे हैं, जो कि औपनिवेशिक मानसिकता के हैं। इसी में देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। स्कोप तो थोड़ा सा यहाँ भी है। प्रशासनिक बहुत सारे नियम हमने लिए हैं, ये उसी समय अंग्रेज़ों की मानसिकता वाले। इसी वजह से हमारे यहाँ जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। उन्हें लगता है कि अब वो राजा बन गए हैं, जनता की सेवा करना उनका काम नहीं है, उन्हें तो अपने ही जोन में रहना है। ये मानसिकता वहीं से आती है, समझ रहे हैं। तो जहाँ मौका मिले आप ध्यान रखा करिए कि अगर ऐसा लिख सकते हैं कंक्लूजन में तो वो अच्छा माना जाएगा कि हम नए दौर में जी रहे हैं। 2023, 24, 25, 26 जहाँ भी हैं उस समय का नाम लेते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को इस हिसाब से बदलना चाहिए ताकि जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जैसे प्रशासन की बात हो रही है, तो उसमें और बेहतरी आ सके। पुराने से थोड़ा नए में आना चाहिए। यहाँ स्कोप कम है, यहाँ पे मतलब अनावश्यक रूप से ऐसा नहीं कि अब लिखने लगे एक ही चीज़ को लेकर सिविल सेवकों में आ गया, वो नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहीं और जा रहा है। मैंने बस आपको हिंट दे दिया कि ऐसी संभावना दिखे जहाँ से हमने पुराने कानून लिए हैं
तो आप बता सकते हैं कि इनकी एक ये लिमिट भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत, जैसे कि साक्ष्य अधिनियम है, CRPC है, बहुत सारे अधिनियम है जो अभी भी चल रहा है, उसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। तो खैर वो अलग चीज़ है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे करंट की इतिहास में पूछ ली जाती हैं। ये तो टॉपिक से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आपको पता है 2014 में पुनर्गठन हुआ, 2019 में पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 14 के बाद से लगातार आगे डिस्कशन चलता रहा, फिर 19 से एक साल पहले 18 से डिस्कशन चलता रहा, 19 के बाद 22-23 तक अभी भी डिस्कशन चल रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं? उधर मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उस पर शायद आगे है क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे। यहाँ कह रहा है कि क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? आपको इसका विश्लेषण करना है, इसके बारे में बात करनी है। यहाँ पर बेसिकली थोड़े से सबूत और ज़्यादा सा आपकी समझदारी, इससे उत्तर बनेगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा रट लिया है तो आपका दिमाग सीधे सीधे उत्तर में ये लिखने के लिए कहेगा कि ऐसा करते हैं ना, राज्यों के गठन से संबंधित जो 3 समितियाँ बनाई गई थी उनका नाम लिख देते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था वो लिख देते हैं, आहा, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी संतुष्टि मिलेगी वो लिख के। लेकिन वो उत्तर का 5% भी नहीं है, उसका जिक्र करना ज़रूरी है लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है। हम यही गलती करते हैं। भाषाई राज्यों के गठन, ये शब्द जैसे ही हमने पढ़े दिमाग में क्लिक कर गया, अरे ये तो हमने पढ़ा है, यही तो लिखना है, ये नहीं करना होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हमारे दिमाग में इस तरह की कोई बात आ रही है कि भाषाओं के आधार पर अगर राज्यों का गठन हो रहा है तो उससे हमारे देश की एकता बनेगी और मजबूत होगी, या भाषाई आधार पर? अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, महाराष्ट्र से जो गैर मराठी लोग हैं उनके पलायन की बात आती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें होती हैं। आज से लगभग 10 साल पहले और भयानक स्थिति थी, ठीक है, उसके पहले भी रही है, अभी भी होती है। भेदभाव, भाषा के आधार पर काफ़ी भेदभाव होता है। जो लोग साउथ में बेंगलुरु में काम करते हैं उनकी शिकायतें रहती हैं कि ये लोग हिंदी समझते हैं, इसके बावजूद हिंदी में हमसे बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या इनको दिक्कत है हमसे, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर अलग अलग समस्याएं अलग अलग समय पर दिख रही हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन का जवाब देने का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये समझना पड़ेगा कि इससे एकता बढ़ रही है या नहीं हो रही है। इसमें आप एक जो समितियाँ बनी थी उसमें से एक समिति थी जिसने कहा था कि इससे एकता को भी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि ऐसे अगर आप भाषा के आधार पर नहीं बनाते हैं तो ये समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आंदोलन हो रहा था आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, तो आगे चलकर भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए भी गए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, एक बार बस इसे ऊपर ऊपर सोच लिया। अब उत्तर लिखने की बारी आएगी तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कि आप आज़ादी से ही शुरू करें, वहाँ से इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये शुरू से मांग रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, ठीक है। उसके लिए एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, कुछ समितियाँ बनाई, उनका नाम लिख दिया और बता दिया कि इसमें से इस समिति ने हामी भरी थी कि हाँ भाषा के आधार पर वो होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपने बताया, ये इंट्रोडक्शन में ही आपने बता दिया। इसके बाद से सबसे पहले आप ऐसे तर्क खोजेंगे जिनसे वास्तव में यह बात साबित होती हो कि भारतीय एकता का उद्देश्य पूरा हो रहा है। ज़्यादा इमोशनल हो के नहीं जाना। अभी मैंने कुछ तर्क दिए, अगर सिर्फ उसी को बढ़ा दूं तो लगेगा कि हाँ सही कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, भाषा के आधार पे भेदभाव हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन का मूड समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है कि नहीं, तो पहले हमें इस बारे में तर्क इकट्ठे करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि फेक होगा, ज़बरदस्ती होगा, ऐसा नहीं है, सही में ऐसी चीज़ें हैं। आप देखिए, जब भाषा के आधार पर राज्य बनता है तो प्रशासनिक चीज़ें, प्रशासनिक काम बड़े आसान हो जाते हैं। उस राज्य में, जैसे हिंदी भाषी राज्य है, उसमें भले ही ऑफिशियली आप इंग्लिश में लिख रहे हैं कुछ भी, लेकिन कार्य संचालन आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जो मांग है, जो भाषा के आधार पर जो कल्चरल डिमांड है, जो भेदभाव उत्पन्न होता है, वो भी ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, थोड़ा वो भी कम हो जाता है, लोग थोड़ा और सुकून से और चैन से रहने लगते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आप खोज खोज के कुछ तर्क आप लिखें, जिससे ये पता चले कि हाँ, अब तो उस तरह की बात नहीं होती कि भाषा को लेकर संघर्ष पैदा हो गया कि हम अलग भाषी हैं, हमें जो है अलग राज्य का दर्जा दो। एक चीज़ होती है। इसके अलावा ये आपने गिना दिया सारा। इसके बाद जब आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तब आप बताएंगे कि नहीं, इसमें कुछ समस्याएं अभी भी हैं, या यूं कहें कि इसकी वजह से ही कुछ समस्याएं बन सकती हैं। उसमें आप बताएंगे कि भाषा के राज्य पे हमने, भाषा के आधार पे हमने गठन किया, तो अभी भी कुछ जगहों पे आप देखेंगे भारत के कुछ हिस्सों में भाषा के आधार पर कभी कभी मांग उठती रहती है। इसके अलावा जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको, जो अभी भी भेदभाव के रूप में दिखते हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, तो उन एग्जाम्पल्स को भी बड़े ही शालीन तरीके से आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी असहमति दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा दिखा सकते हैं कि अभी उस तरह से उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ है। ये बातें आप लिख सकेंगे, तार्किक तरीके से लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखिए, चाहे पैराग्राफ में लिखिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। बताइए, क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिए। जो नए राज्य बन रहे हैं, अभी भी खूब ऐसी चर्चाएं होती हैं। जैसे एक चर्चा ये होती है कि आगे चल के उत्तर प्रदेश को काट के कई राज्य बना दिए जाएंगे, ऐसी बातें होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कभी कभी एक हिस्से को लेकर के ये बनता है, और भी जगह हैं। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जो नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, इसका जो प्रभाव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसा है, इसके फ़ायदे हैं या नहीं है। ये बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले से, अगर आपने विचार किया है, तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सीधा सीधा है कि अगर नए राज्य बनाए जाएंगे तो आप बताइए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। नया राज्य का मतलब छोटा राज्य, क्योंकि बनाना तो इसी में से है ना। हालांकि ये भी हो सकता है कि कई राज्य मिला करके एक राज्य बड़ा सा बना दिया जाए, लेकिन उसकी संभावना कम है। जब नए राज्यों की बात हो रही है तो मोटे तौर पर ये सेंस निकलता है कि जो पहले से राज्य है उसी में से एक अलग राज्य बनने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बन गया, बिहार में से कट के झारखंड बन गया, इस तरीके से बहुत सारे राज्य बने हैं। तो इसका क्या लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नए राज्यों की बात हो रही है, छोटे राज्यों की बात नहीं हो रही है। तो मोटे तौर पर इस चीज़ को आप थोड़ा संभाल के लिखें, ठीक है, एक ही मूड में ना बह जाएं। फिलहाल प्रभाव की बात करें, अगर लाभ की बात करें, तो नए राज्यों का जब निर्माण होता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अभी हमने फ़ायदे में गिनाया था, उधर प्रशासनिक काम आसान हो जाता है। उस राज्य की जो मतलब प्राकृतिक संसाधन है वहाँ का, उसका इस्तेमाल उस राज्य की सरकार करेगी। जैसे मान लीजिए कि बिहार और झारखंड पहले एक ही रहे, बिहार रहे, तो झारखंड के जो संसाधन है, वहाँ का जो खनिज है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो पटना में बैठी सरकार देख रही है। वहाँ के संसाधन का इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है, बेचा जा रहा है, या जो भी हो रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो खुद अपने आप में एक क्षेत्र राज्य बन गया, तो वहाँ के संसाधनों को कैसे मैनेज करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, कैसे लोगों को रोज़गार देना है, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से आप फ़ायदे गिना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी आपको गिनाना पड़ेगा कि जब नए राज्य बनते हैं, अलग तरह की संवैधानिक और कल्चरल समस्याएं आती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। ये उस समय की बात हो रही है जब हम आज़ाद हुए और एकीकरण चल रहा है। अब देश को यूनियन बनाया जाना है, अलग अलग राजवाड़े हैं, अलग अलग राज्य हैं देश के ही अंदर, उनको एक में शामिल करना है, भारत बनाना है। ऐसे में सीधा सा क्वेश्चन है कि मुख्य प्रशासनिक मुद्दों की बात करनी है आपको। क्या क्या प्रशासनिक मुद्दे आ रहे थे, जैसे कि अब हम
अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है, खुद अपने हिसाब से कानून बना रहे, अपने हिसाब से चलेंगे तो प्रशासन हमारे यहाँ कैसा होना चाहिए। अब राज्य जो शामिल हो रहे हैं उनको किस आधार पर, किस हैसियत के साथ यूनियन में शामिल करना है, ये भी देखना है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का भी ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन का अलग हिस्सा है, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं। इसमें ना एक सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि आप ओवरऑल, जैसे शुरू में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थी, कि बहुत सारे 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, ये सारी बातें आपने की। उसके बाद से जब आप एग्जाम्पल से लेने जाएंगे, 3 ऐसे आप कह सकते हैं क्षेत्र कह सकते हैं, या राज्य कह सकते हैं, या रियासतें कह सकते हैं, 3 ऐसे थे जिनको लेकर के ज़्यादा दिक्कत हुई थी। बाकी तो ऐसे ही मान गए थे, हाँ ठीक है हम शामिल होंगे। विलय पत्र था, उस पर सिग्नेचर करना था, उसमें कुछ विशेषताएं दी गई थी उनको, कुछ सहूलियत दी गई थी, बाद में उसको हटा दिया गया, तो इस आधार पर उन्होंने साइन कर दिया था। 3 कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन्हीं को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक सामाजिक समस्याएं भी थी, इन्हीं को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इनकी कहानियाँ आपने खूब पढ़ी होंगी, कैसे विलय हुआ, कहाँ पे हमें सेना भेजनी पड़ी, कहाँ पे हमें जनमत कराना पड़ा, कहाँ पे सेना की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसी के आधार पर प्रशासनिक सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को आप लिख देंगे कहानी के तौर पे, आपका काम हो जाएगा। बस कहानी के तौर पे नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे प्रश्न। इसके बाद से एक क्वेश्चन और है, शायद यही लास्ट है, 2022 का। राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, इसको हमें उदाहरण सहित बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, 19वीं शताब्दी के मध्य से चल रहा है ये। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और साथ ही साथ अभी तक का बताना पड़ेगा। चूँकि ये लगातार चलती प्रक्रिया है तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, इन्हीं के आधार पे आपको बात करनी है। इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि हाँ भाई ऐसा होता रहा है, उसके बाद से मेन बॉडी पे आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, पंजाब के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी पुनर्गठन हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, अभी आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं वो भी नहीं आता आपको। बंगाल का विभाजन आपको पता है ना, सिर्फ उतना लिख देंगे तो काम भर की बात यहाँ पे हो जाती है कि बंगाल को भी तो हमने विभाजित किया था, अलग अलग राज्य बना दिए थे, फिर उसके बाद से समाहित किया गया था। ये पुनर्गठन उस समय भी चल रहा था। उसके बाद से जब आज़ादी मिली उस समय कौन कौन सी बातें हैं, बस थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देंगे। अभी हमने बात की इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और बाकी। इसके बाद 2001 या 2 की बात है, उस समय पुनर्गठन हुआ। नहीं, उसके बाद तो बहुत सारे राज्य बने हैं। उसमें तो आप देखेंगे जैसे कि वहाँ से क्या नाम है जी, आंध्र प्रदेश से शुरू करके उसके बाद से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर, ये सब, इसका नहीं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो ये आज़ादी के बाद के कुछ जो 3 मैंने बताए उनका नाम ले लीजिएगा। उसके बाद से पूर्वोत्तर के बारे में थोड़ी सी बात करिए, क्योंकि वहाँ बहुत जटिलताएँ हैं, अभी भी हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट हुए हैं 2001-2 के आसपास, 2014 के आसपास, 2019 में पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर का, इस तक पहुंच के यहाँ तक आके आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें बस यही गिनाते चले जाना है कि हाँ भाई ये प्रक्रिया चलती रही है, आगे भी चल सकती है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ये आगे भी ऐसा हो सकता है, अलग अलग राज्यों में ऐसी संभावनाएं कभी कभी उठती हैं, ऐसे मांग उठती है, तो इस पर विचार हो सकता है। और एक लाइन में आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अपने फ़ायदे भी होते हैं, हालांकि कुछ इसके लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि जाते जाते आपने थोड़ा सा ये भी दिखाने की कोशिश की कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 5वां टॉपिक आ जाएगा जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। अब कुल मिला के कंक्लूजन पे पहुँचें अभी के डिस्कशन के, तो हम क्या देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस टॉपिक के तहत जो कि है कि आज़ादी के बाद पुनर्गठन, एकीकरण, इसके तहत हमें 2 तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो राज्यों को अलग अलग तरीके से गठित किया जा रहा है, पुनर्गठन हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल पूर्वोत्तर को लेकर ज़्यादा चर्चाएँ हैं, तो पूर्वोत्तर से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है इस टॉपिक के तहत। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने, साथ ही साथ इसमें आप वो भी टॉपिक्स रख सकते हैं, मतलब सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो युद्ध हुए,
उनको भी इसके तहत रखेंगे तो आपके लिए इतिहास पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी 1980 के दशक से आगे बढ़ेंगे तो वो सब इकोनॉमी में, पॉलिटी में चीज़ें कवर हो जाती हैं अलग अलग रूपों में, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कारगिल युद्ध तक की जो घटनाएं हैं उनको आप इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर शामिल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद से हम इस 5वें टॉपिक में देखेंगे क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, क्यों पूछा गया, कौन सी बातें समझने लायक हैं। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।